गुड इवनिंग दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है जेएमएस कंपटीशन क्लासेस में। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग डेली शाम 5 बजे ज्योग्राफी को पढ़ रहे हैं और ज्योग्राफी की क्लास में हमने पढ़ा ब्रह्मांड के बारे में। और ब्रह्मांड के पढ़ने के बाद हम लोग पढ़े अपने गैलेक्सी के बारे में, आकाशगंगा के बारे में, और आकाशगंगा के बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद फिर हमने पढ़ा आकाशगंगा में हमारे हजारों अरबों क्या है स्टार हैं, तारे हैं, और उन्हीं तारों में से हमारा एक तारा सूर्य है। और सूर्य जिसका अपना एक सौर परिवार है, जिसमें बहुत सारे ग्रह उपस्थित हैं, जिसमें अपनी पृथ्वी है, और पृथ्वी के अलावा भी बहुत सारे प्लैनेट क्या कर रहे हैं, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। तो इसके पहले की क्लास में हमने सूर्य को अच्छे से पढ़ा, और इसके बाद आज की जो क्लास होने वाली है हमारे सौर मंडल में उपस्थित सारे पिंड, वो चाहे पृथ्वी हो, यूरेनस हो, सैटर्न हो, नेपच्यून हो, मरकरी हो, वो सारे प्लैनेट के बारे में आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। यदि क्लास आपको अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और ये क्लास को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिए। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज की जो क्लास होने वाली है, आज की क्लास में हम थोड़ा सा समझेंगे अपने सोलर सिस्टम के बारे में। इसके पहले मैंने सोलर सिस्टम को अच्छे से एनिमेशन से समझाया है। आज हम लोग थोड़ा सा और समझेंगे अपने सोलर सिस्टम को कि हमारा जो सोलर सिस्टम है इसमें जो प्लैनेट्स हैं वो कैसे काम कर रहे हैं, हमारे सूर्य की चारों तरफ कैसे घूम रहे हैं, या फिर हमारी जो गैलेक्सी है वो कुछ किस आकार दिखती है। मैंने पढ़ाया कि हमारी जो गैलेक्सी है वो कुछ सर्पिलाकार दिखती है, लेकिन आज हम लोग देखेंगे कि हमारी जो गैलेक्सी है वो किस तरीके की दिखती है। और हमारे सोलर सिस्टम के चारों ओर, सौर मंडल के चारों ओर जो पिंड है, जो ग्रह हैं या जो उल्का पिंड है, जितने भी यहाँ पर बॉडी घूम रही है वो किस प्रकार से घूम रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। आइए देखते हैं। आप लोग सबसे पहले ये दिख रहा है हमारा सोलर सिस्टम। जैसा कि हमने बताया कि हमारा जो सोलर सिस्टम है कुछ इस तरीके का दिखता है, ठीक है। हमारा जो सोलर सिस्टम है उसका जो आकार है वो कुछ इस आकार का है, ठीक है। हमारे सोलर सिस्टम के बीच में क्या है, हमारे सोलर सिस्टम के बीच में सूर्य है, ठीक है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, हमारा जो सौर मंडल का एकमात्र तारा है इसे हम लोग सूर्य बोलते हैं। और ये हमारे सौर मंडल का एकमात्र तारा है जिसे हम लोग सौर मंडल का क्या बोलते हैं, जनक भी बोलते हैं। ये हमारे सौर मंडल का एकमात्र तारा है जो कि क्या करता है, जो कि सभी ग्रह को क्या करता है, रोशनी या ऊर्जा प्रदान करता है। सभी ग्रह को क्या करता है, ये हमारा सूर्य ऊर्जा या प्रकाश प्रदान करता है। बात करें सूर्य की, तो सूर्य का जो जीवन काल है वो लगभग 4 से 5 बिलियन अभी है। और हमारा जो सूर्य है, हमारी दुग्ध मेखला, जिसे हम लोग आकाशगंगा, हमारी जो आकाशगंगा उसका नाम क्या है, दुग्ध मेखला, उसमें उसके केंद्र से लगभग 26,000 लाइट ईयर एक कोने पर स्थित एक तारा है जो क्या करता है, जो हमारी गैलेक्सी का लगभग 250 किलोमीटर प्रति सेकंड से चक्कर लगाता है। और बात करें हमारी गैलेक्सी का कितने टाइम में चक्कर लगा लेता है, तो ये हमारी आकाशगंगा का लगभग 25 करोड़ वर्ष में चक्कर लगाता है। और ये कैसे चक्कर लगाता है, ये चक्कर लगाता है पूरब से पश्चिम की ओर। किधर चक्कर लगाता है, पूरब से पश्चिम की ओर चक्कर लगाता है। बात करें इसके स्ट्रक्चर की, तो हमने पढ़ाया था कि जो सूर्य है, इसकी स्ट्रक्चर की अगर बात करते हैं तो हमने पढ़ाया था कि जो सूर्य है इसमें जो उपस्थित मेटल है वो है आपका हाइड्रोजन, ठीक है। इसमें जो उपस्थित आपका एलिमेंट है उसका नाम है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन इसमें आपका 70% इसमें उपस्थित है हाइड्रोजन। और उसके बाद दूसरा जो एलिमेंट है उसका नाम है हीलियम, 26%। तो इसमें क्या है, हीलियम है। और उसके बाद 1-2% अदर जो एलिमेंट है वो उपस्थित है, ठीक है। तो सूर्य के बारे में हमने ये भी पढ़ाया कि सूर्य को हम लोग 6 परतों में डिवाइड करके पढ़ते हैं। ये जो परत आपको दिख रही है इसे हम लोग कोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोर बोलते हैं। और इसकी जो दूसरी परत है उसे हम लोग बोलते हैं रेडिएशन जोन। क्या बोलते हैं, रेडिएशन विकिरण मंडल बोलते हैं। उसके बाद जो तीसरी परत है उसे हम लोग बोलते हैं रेडियो एक्टिव जोन, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिव जोन, जिसे हम लोग संवहन मंडल बोलते हैं। और जो आपका चौथी परत थी उसे हमने बोला था फोटोस्फीयर। एंड उसके बाद जो 5वीं परत थी उसे हमने बोला था क्रोमोस्फीयर। और जो सबसे बाहरी परत थी जो कि हमें दिखती थी सूर्य ग्रहण के टाइम, उसे हम लोग कोरोना बोलते हैं, ठीक है। बात करें सूर्य का जो इंटरनल है, क्रोड है, इसका जो टेम्परेचर है वो लगभग 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस है, जो कि हैवी मेटल से मिलकर बना है।
और सूर्य की बात करते हैं हम लोग, तो जो सूर्य है इसमें जो ऊर्जा का स्रोत है, यहाँ पर एक नाभिकीय संलयन प्रक्रिया हो रही है। क्या हो रही है? नाभिकीय संलयन प्रक्रिया हो रही है, जिसके कारण इसमें लगातार ऊर्जा निकल रही है, इसमें लगातार ऊर्जा निकल रही है। और उसके बाद ये क्या हो रहा है? ये जल रहा है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का है, आप लोग देख सकते हो। और इसका बात करें इसके डायमीटर की, तो इसका जो डायमीटर है वो लगभग 13,90,000 किलोमीटर है, जो कि पृथ्वी के डायमीटर से कितना अधिक है? लगभग 109 गुना अधिक है। ठीक है, बात करें पृथ्वी की तो लगभग इसमें 13 लाख पृथ्वियां समा सकती हैं। ठीक है, और ये हमारे सौरमंडल का बात करें, हमारे सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है, इसे सौरमंडल का जनक भी कहते हैं। और 99% जो हमारे सौरमंडल का मास है, द्रव्यमान है, वो सब इसी में स्थित है। बात करें सौरमंडल की में कि हमारा जो सूर्य है ये एक तारा है। ये क्या है? एक तारा है। जैसे हमारी गैलेक्सी में और बहुत सारे तारे हैं, वैसे हमारा सूर्य भी एक तारा है, जिसका अपना सोलर सिस्टम है, अपना सौर परिवार है। और सौर परिवार की बात करें तो इसके सौर परिवार में 8 ग्रह हैं। कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। और भी एंड बॉडी क्या कर रही है? और भी जो पिंड है वो चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन एंड जो जिन्हें एक दर्जा दिया गया है ग्रह का, तो वो 8 है। कितने हैं? 8 है। और उन्हीं 8 ग्रह में से एक ग्रह पर जीवन है, जिस पर हम लोग रहते हैं, जिसका नाम पृथ्वी है। तो आज हम पढ़ेंगे विशेषता पृथ्वी के बारे में ही। बाकी इसके बारे में मैंने सूर्य के बारे में काफी अच्छी डिटेल से क्लास ली है इसके पहले, आप लोग प्ले लिस्ट में जाके इसकी क्लास ले सकते हो, देख सकते हो। अच्छे से हमने सूर्य को पढ़ाया है, इसके सारे जोन को पढ़ाया है कि रेडियो कन्वेक्टिव जोन क्या होता है, रेडियो एक्टिव जोन क्या होता है, कोर क्या होता है, एंड उसके बाद कोरोना क्या होता है, फोटोस्फीयर क्या होता है। ठीक है, इन सारी चीजों को हमने अच्छे से डिटेल में पढ़ा है। बात करें सूर्य की, तो सूर्य की अगर बात किया जाए सबसे नजदीकी तारा की, तो सूर्य का जो सबसे नजदीकी तारा है उसका नाम है प्रैक्सिमा सेंटोरी नाम है। क्या नाम है? प्रैक्सिमा सेंचुरी नाम है, सेंटोरी भी इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये हमारे सूर्य के सबसे नजदीक तारा है। और बात करें कि सूर्य के सबसे नजदीक सबसे चमकीला तारा, तो उसका नाम है डगलस स्टार या फिर साइरस नाम है। क्या नाम है? साइरस या फिर डगलस स्टार नाम है, जो कि अल्फा स्टार का क्या है? भाग है। अल्फा स्टार, जो अल्फा तारे हैं, इन्हीं का परिवार में से एक तारा है डगलस स्टार। ये सूर्य के स्थित नजदीक सबसे नजदीकी तारा है। और बात करें सूर्य के सबसे जो नजदीक तारा है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है प्रैक्सिमा सेंटारी। क्या नाम है? प्रैक्सिमा सेंटारी नाम है। तो ये रहा आपका सूर्य। और बात करते हैं सूर्य कहाँ पर स्थित है, तो चलिए आइए देखते हैं सूर्य कहाँ पर स्थित है। तो ये हमारी है गैलेक्सी, और इसको मैंने बताया था कि जो गैलेक्सी का आकार है, गैलेक्सी का आकार है वो कुछ सर्पिलाकार है। क्या है? हमारी गैलेक्सी का जो आकार है कुछ क्या है? सर्पिलाकार है। देख सकते हो इसका आकार जो है कुछ सांप के आकार का है। ठीक है, तो ये हमारी गैलेक्सी है। और इसमें बात करें जो सूर्य है, तो ये गैलेक्सी का केंद्र है। इसी से लगभग 26,000 प्रकाश वर्ष दूर हमारा सूर्य स्थित है। 26,000 इस केंद्र से इस केंद्र की दूरी, सूर्य से इसके केंद्र की दूरी कितनी है? लगभग 26,000 प्रकाश वर्ष दूर है। और आपको पता है एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? 9.46 गुणे 10⁻12 किलोमीटर होता है, जो कि बहुत ही बड़ी दूरी होती है, जहां जाना आज की टेक्नोलॉजी में संभव नहीं है। तो ये सूर्य भी क्या कर रहा है? हमारी गैलेक्सी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। और इसे एक चक्कर पूरा करने में कितना लग जाता है? इसे एक चक्कर पूरा करने में 25 करोड़ वर्ष लग जाते हैं, जिसे सौर वर्ष बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सौर वर्ष बोला जाता है। इसी तरीके से हमारी गैलेक्सी में अरबों तारे हैं। क्या है? अरबों तारे हैं। और सभी तारे क्या कर रहे हैं? इस गैलेक्सी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है इसी से बंधे हुए हैं, और इसी के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, इसी के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। और ये जो तारा हमारा सूर्य है ये भी चक्कर लगा रहा है। और इस गैलेक्सी में धूलकण है, ब्लैक होल्स हैं, तारे हैं, और बहुत बड़े बड़े प्लैनेट्स हैं। और यहाँ पर डार्क मैटर भी है, जिसे हम लोग नहीं देख सकते हैं। तो इन सारी चीजों से मिलकर हमारे गैलेक्सी का निर्माण होता है। तो चलिए आइए देखते हैं हमारा सौर जो है, और हमें क्या सारे तारों के बारे में पढ़ना है? तो हमें सारे तारों के बारे में नहीं पढ़ना है, क्योंकि हमें उतनी डिटेल नहीं प्राप्त है सारे तारों के बारे में, क्योंकि इनकी दूरी बहुत अधिक होती है। हम लोग पढ़ेंगे केवल अपने सूर्य के बारे में, क्योंकि हमारा जो सूर्य है वो हमसे काफी क्या है? नजदीक है, जिसके बारे में हम लोगों ने क्या किया है? काफी अध्ययन किया है। हमारी जो बड़े बड़े देशों की स्पेस एजेंसियां हैं उन्होंने यहाँ पर बहुत अपने अभियान भेजे हैं, सैटेलाइट्स भेजी हैं। जैसे हमारे इसरो ने भी हमारे सूर्य का परीक्षण, सूर्य का अध्ययन करने के लिए आदित्य L1, आदित्य L2 ये सब क्या कर रही है? ये सब सैटेलाइट्स या मिशन छोड़ रहे हैं, जो कि सूर्य का अध्ययन करते हैं, जिसके कारण हमें सूर्य के बारे में बहुत सारी जानकारी प्राप्त है। तो चलिए सूर्य के बारे में पढ़ते हैं। और हमारा सोलर जो सिस्टम है हमारा, ये रहा हमारा सोलर सिस्टम। और सोलर सिस्टम में हमने सूर्य को अच्छे से पढ़ा। ये देख सकते हो ये सूर्य है, इसमें नाभिकीय संलयन प्रक्रियाएं हो रही हैं। अब आज हम लोग अब देखेंगे कि हमारे सूर्य के अलावा हमारे सौर
सोलर सिस्टम में और कौन कौन से जो प्लैनेट्स हैं वो घूम रहे हैं। ठीक है, तो ये देखिए, ये रहा हमारा सोलर सिस्टम, ये रहा हमारा सोलर सिस्टम, और इसमें आप देख सकते हो ये रहा सोलर सिस्टम। इसके सबसे नजदीक स्थित है बुध ग्रह। कौन सा ग्रह है? एंड इसके जो सबसे नजदीक स्थित है, ये सोलर सिस्टम की हमारे क्या है, ये सोलर सिस्टम की हमारी कक्षा है, सूर्य की कक्षा है बेसिकली, और ये हमारा सौर मंडल है। और इसी में सारे जो प्लैनेट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, एक विशेष कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं, एक विशेष कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं। और जो एक विशेष कक्षा में चक्कर लगाता है और उसका आकार गोलाकार होता है और उसके कक्षा में कोई और भी छोटे मोटे प्लैनेट्स नहीं है, तो उन्हें हम लोग ग्रह की उपाधि दे देते हैं। और आगे चल के देखेंगे कि ग्रह की उपाधि कैसे दिया जाता है, कौन देता है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो जो सारे प्लैनेट्स हैं वो सूर्य के चारों ओर क्या कर रहे हैं, ऐसे चक्कर में गोलाकार चक्कर में एक विशेष कक्षा में ऑर्बिट में चक्कर लगा रहे हैं। बात करें कि हमारा जो सबसे नजदीकी सबसे जो बाह्य ग्रह है, आप देख सकते हो यहाँ पर एक प्लूटो ग्रह है, जिसे IAU ने 2006 में इसे ग्रह की उपाधि छीन लिया था। क्यों छीन लिया था? क्योंकि इसकी कक्षा आप देख सकते हो ये कुछ ऐसे करके जाता था, और उसके बाद यहाँ पर जो वरुण ग्रह है इसकी कक्षा में भी इंटर कर जाता था। और इसके आकार की बात करें तो इसका जो आकार था हमारे चंद्रमा से भी छोटा था, मरकरी से भी छोटा था, और आकार जो था वो टेढ़ा मेढ़ा था। कैसा था? टेढ़ा मेढ़ा था, इसलिए इसकी ग्रह की उपाधि छीन ली जाती है। अब हमारे सोलर सिस्टम में कुल 8 ही ग्रह हैं। कितने ग्रह हैं? कुल 8 ही ग्रह हैं, जिसमें से आपका जो पहला ग्रह है उसे हम लोग पढ़ते हैं। जो हमारा पहला ग्रह है, आज का हमारा जो पहला ग्रह होने वाला है उसका नाम है मरकरी। क्या नाम है? मरकरी नाम है, जिसे हम लोग बुध ग्रह के नाम से जानते हैं। और ये हमारे सौर मंडल में सूर्य के सबसे नजदीक प्लेनेट है। बात करें 3 प्लैनेट की, तो जो 3 प्लैनेट है इन्हें पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रह भी बोला जाता है। कौन कौन से? तो बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, पृथ्वी और मंगल ग्रह। इनको हम लोग पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रह कहते हैं। और आज की जो क्लास होगी हम लोग इसी को पढ़ेंगे, पार्थिव ग्रह के बारे में पढ़ेंगे। और जो ये आपका मरकरी है, आप देख सकते हो इसका जो ऑर्बिट है, ये सूर्य के सबसे नजदीक है, ये सूर्य के सबसे नजदीक है। और ये सूर्य का जो चक्कर है सबसे फास्ट लगाता है, नजदीक होने के साथ ये 88 दिनों में सूर्य का चक्कर लगा लेता है। वहीं अगर बात करें हमारी पृथ्वी की, तो हमारी जो पृथ्वी है सूर्य का एक चक्कर 365 दिनों में लगाती है। तो ये हमारे न केवल आंतरिक ग्रह में बल्कि हमारे पूरे सोलर सिस्टम में एकमात्र ग्रह है जो सूर्य का चक्कर सबसे तेज लगाता है। और बात करें सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह की, तो सूर्य का जो सबसे नजदीक ग्रह है वो मरकरी है। और बात करते हैं मरकरी की, तो मरकरी का स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, जितने भी आपके आंतरिक ग्रह हैं या पार्थिव ग्रह हैं ये सभी चट्टानों धातुओं से मिलकर बने हैं। और जितने भी आपके वायु ग्रह हैं ये सारे आपके गैसीय ग्रह हैं, जो कि धूल कणों गैसों से मिलकर बने हुए हैं। इनका आकार काफी बड़ा है, किसकी अपेक्षा? पार्थिव ग्रह की अपेक्षा। हमारा जो आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह है इनका साइज उतना बड़ा नहीं है जितना वायु ग्रह का है। तो बात करते हैं मरकरी की, तो मरकरी का स्ट्रक्चर आप देख सकते हो कि जो मरकरी है इसके जो कोर वाला सेक्टर है, इसका जो कोर है, कोर वाली परत है, ये कुछ मिलके बनी है। किससे मिलके बनी है? आयरन से मिलके बनी है। आयरन आपको पता है एक क्या होती है? भारी धातु होती है। लोहा होता है, लौह होता है, आयरन, निकेल, ये सब भारी धातुएं होती हैं। तो जो मरकरी है इसका जो टेम्परेचर होता है, ठीक है, मरकरी जो है इसका जो कोर सेक्टर है वो आयरन से मिलके बना है, ठीक है। और उसके बाद जो मेंटल है वो सॉलिड सिलिकेट रॉक्स का मतलब होता है चट्टानों से मिलकर बना है। और जो क्रस्ट है वो सरफेस है वो सिलिकेट से मिलकर बना है, सिलिकेट रॉक से मिलकर बना है। और बात करें जो हमारा बुध ग्रह है, इसके बात की करें तो सबसे ज्यादा टेम्परेचर का वेरिएशन इसी ग्रह पे पाया जाता है, बुध ग्रह पे ही पाया जाता है। यहाँ के दिन का टेम्परेचर लगभग 400 से 600 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच जाता है। और बात करें शाम की टेम्परेचर की, तो रात का जो टेम्परेचर है वो लगभग -173 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है। और अगर बात करें इसके आकार की, तो ये हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। तो यहाँ पर ये सारी स्ट्रक्चर यहाँ पर लिखे गए हैं, ठीक है, यहाँ पर सारे स्ट्रक्चर लिखे गए हैं, तो आप लोग इसको अच्छे से डिटेल से पढ़ सकते भी हो। और अभी इसके बारे में हम अच्छे से डिटेल में देखेंगे भी, ठीक है। इसका जो रोटेशन पीरियड है, इसका जो परिक्रमण काल है वो कितना है? 88 दिन का है। और जो इसका जो रिवोल्यूशन पीरियड है, कक्षा का जो पीरियड है वो 88 दिन है, बाकी रिवोल्यूशन 59 डे का है, ठीक है। और बात करते हैं इसके मास की, तो इसका जो द्रव्यमान है 3.3 × 10⁻23 किलोग्राम है। ये सारी चीजें एग्जाम में नहीं पूछी जाएंगी, पूछा जाएगा तो इसका केवल परिक्रमण काल पूछा जाएगा। और बात करें ये भी पूछा जाएगा कि सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन है। और बात करते हैं सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह की, तो ये बुध ही है, आपको पता चल ही गया है। इसके साथ हम लोग थोड़ा सा चलते हैं, देखते हैं कि इसके बाद का जो ग्रह है, इसके बाद का जो ग्रह है इसका कोई भी उपग्रह नहीं है। जैसे हमारी पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है पृथ्वी, चंद्रमा,
इस तरीके से इसका कोई भी उपग्रह नहीं है, ठीक है। और बात करते हैं इसके बाद जो उपग्रह है उसका नाम क्या है, तो इसके बाद का जो ग्रह है उसे हम लोग बोलते हैं वीनस। क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं वीनस। और वीनस कुछ हमारा यहाँ पर दिख रहा है, वीनस एकमात्र ग्रह है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, वीनस। ये हमारे सूर्य से दूसरा ग्रह है। सूर्य से जब हम लोग चलते हैं तो मरकरी के बाद ये दूसरा हमारा प्लेनेट है। और बात करें इसका जो कुछ रंग आपको दिख रहा होगा, पीले कलर का दिख रहा होगा। इसके वातावरण या वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक गैसें उपस्थित होने के कारण यहाँ पर अपक्रियाएं होती रहती हैं, जिसके कारण इसका जो टेम्परेचर है पूरे सौरमंडल में सबसे सर्वाधिक है। यहाँ तक बात करें कि बुध से भी इसका ज्यादा टेम्परेचर है, किसका, आपको शुक्र का सबसे ज्यादा टेम्परेचर है। और बात करते हैं शुक्र की, तो शुक्र आपको पता है, शुक्र हमारे पृथ्वी के आकार का ही है। इसका परिभ्रमण काल ऑलमोस्ट पृथ्वी के बराबर है, इसलिए इसे पृथ्वी की बहन भी बोला जाता है और इसे पीला ग्रह भी बोला जाता है। इसका कुछ कलर आप लोग देख रहे होंगे पीला, तो इसे हम लोग पीला ग्रह भी कह देते हैं। और बात करें शुक्र की, तो ये हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। क्यों गर्म ग्रह है, अभी हमने बताया कि इसके सौरमंडल में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित है, जो कि हमारी पृथ्वी के अब सौरमंडल में उपस्थित हो रही है, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, हमारी पृथ्वी का भी टेम्परेचर बढ़ रहा है। यहाँ पर ऑलरेडी इतना ज्यादा CO2 उपस्थित है, जिसके कारण यहाँ का टेम्परेचर, यहाँ पर रासायनिक अपक्रियाएं हो रही हैं और यहाँ पर सर्वाधिक ज्वालामुखी हैं जो कि क्या होते हैं, फटते रहते हैं, जिसके कारण यहाँ का टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा है। बात करें कि ये मॉर्निंग में, सुबह के टाइम पूरब दिशा में दिखता है और शाम के टाइम में ये पश्चिम दिशा में दिखता है, इसलिए इसे सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पृथ्वी की बहन है, इसे हम लोग शुक्र बोलते हैं और ये हमारा दूसरा प्लेनेट है। और बात करें पृथ्वी की, तो पृथ्वी हमारा क्या है, पृथ्वी हमारा वीनस के बाद तीसरा ग्रह है। और पृथ्वी के बारे में आप लोग सारी चीजें जानते होंगे, क्योंकि पृथ्वी हमारा घर है। पृथ्वी हमारा क्या है, मनुष्यों का एक घर है, जहां पर एकमात्र हमारे सौरमंडल का प्लेनेट जहां पर जीवन उपस्थित है। इसका कलर कुछ आप लोगों को नीला कलर का दिख रहा होगा। क्यों नीला दिख रहा है, क्योंकि पृथ्वी के जो सतह है यहाँ पर 70% सतह पर पानी उपस्थित है, जिसके कारण महासागर उपस्थित है, पानी उपस्थित है, जिसके कारण इसका रंग कुछ नीला दिखता है। बाकी ये जो ग्रीन दिख रहा है, येलो दिख रहा है, ये सब हमारे क्या है, महाद्वीप है, ये हमारे स्थल है। तो 70% एरिया पे पानी उपस्थित है, जिसके कारण अंतरिक्ष से हमारा पृथ्वी नीले कलर का दिखाई पड़ता है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। बाकी सारी चीजें आपको पता है पृथ्वी के बारे में, कि पृथ्वी का एक चंद्रमा है जिसे हम लोग चंद्रमा ही बोलते हैं। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है जिसे हम लोग चंद्रमा बोलते हैं। और बात करें पृथ्वी की, तो पृथ्वी ये हमारा तीसरा ग्रह है, सौरमंडल का तीसरा ग्रह है, जिसका रोटेशन पीरियड कितना है, जिसका रोटेशन जो पीरियड है, रिवोल्यूशन पीरियड क्या है, रोटेशन पीरियड क्या है, ये सारी चीजें आप लोग जानते हो कि हमारी पृथ्वी क्या करती है, 365 दिन में सूर्य का चक्कर लगाती है। तो इसे हम लोग परिक्रमण काल बोल देते हैं। और परिभ्रमण काल क्या बोलते हैं, परिभ्रमण काल। तो परिभ्रमण आपको पता है कि जब कोई भी पिंड अपने ही एक्सिस पर घूमता है तो उसे हम लोग परिभ्रमण काल बोलते हैं। और पृथ्वी का जो परिभ्रमण काल है वो लगभग है 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकेंड, मतलब 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकेंड में हमारी पृथ्वी क्या करती है, जिसे हम लोग 24 घंटा भी बोलते हैं, एक चक्कर अपना पूरा लगा लेती है। और ये अपना चक्कर भी लगा रही है, ये क्या कर रही है, ये अपना चक्कर घूम भी रही है, और इसके साथ साथ सूर्य के चारों ओर भी क्या कर रही है, सूर्य के चारों ओर कक्षा में भी चक्कर लगा रही है। इसका जो सैटेलाइट है वो है चंद्रमा। चंद्रमा को हम अगर दिखाएं तो ये दिख रहा है, ये पृथ्वी का क्या करता है, चक्कर ये भी लगाता है, ये है चंद्रमा। और चंद्रमा की बात करते हैं हम लोग, तो ये दिख रहा है आपको चंद्रमा, ठीक है। चंद्रमा जो है इसे जीवाश्म एंड प्लेनेट भी बोला जाता है, ठीक है। ये हमारी पृथ्वी का एकमात्र प्लेनेट है, ठीक है। और उसके बाद बात करें चंद्रमा के बारे में, तो हमने बहुत सारी चीजें हमने प्राप्त कर लिया है चंद्रमा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आए दिन जो भी देश है वो क्या कर रहे हैं, अपने मिशन भेज रहे हैं, जिसके कारण हम इसके बारे में काफी अच्छे से अध्ययन कर पा रहे हैं और जो भी चीजें हैं हम अच्छे से समझ पा रहे हैं। चलिए बात करते हैं पृथ्वी के इंटरनल स्ट्रक्चर की। तो पृथ्वी का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो किससे मिलकर बना है, डेंस सॉलिड आयरन एंड निकल से मिलकर बना है। पृथ्वी का टेम्परेचर भी आपको पता है लगभग 1 मिलियन, ठीक है, लगभग 1.5 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। अंदर का जो टेम्परेचर है, हमारी जो पृथ्वी है वो अंदर से कैसी है, पूरी गर्म है, पूरा एकदम अंगारा है, जिसके कारण इसका जो इसके पास की जो सतह है जिसे हम लोग मेंटल बोलते हैं, इनर मेंटल, ये इसके टेम्परेचर के कारण क्या है, द्रव अवस्था में है। और इसी द्रव अवस्था में
यही जो द्रव अवस्था वाला मेंटल है, यही जब कमजोर चट्टाने को पाता है तो फाड़कर बाहर निकल आता है, जिसे हम लोग ज्वालामुखी बोलते हैं। तो जो हमारा पृथ्वी है वो अंदर से कुछ इस प्रकार से दिखता है, और इसको हम लोग भी 3-4 परतों में बांट कर पढ़ते हैं। पहली परत का नाम है आपका, क्या नाम है, सियाल नाम। पहली जो परत है उसका नाम है नीफे, क्या नाम है, नीफे नाम है। और उसके बाद दूसरी जो परत है उसका नाम क्या है आपका, उसका नाम है आपका क्या हो जाता है, नीफे हो जाता है, सियाल हो जाता है और सीमा हो जाता है। ठीक है, तो सीमा जो परत है वो आपकी दूसरी परत है, जो सियाल है वो तीसरी परत है। सबसे आउटर परत को हम लोग सियाल बोलते हैं, जो सबसे इनर परत है उसे हम लोग नीफे बोलते हैं। नीफे फॉर निकेल एंड Fe फॉर आयरन। तो मेंटल आपको पता है सॉलिड सिलिकेट से मिलकर बना है, और जो क्रस्ट है वो आपका रॉक चट्टानों से मिलकर बना है, या फिर आप लोग बोल सकते हो मिट्टी से मिलकर बना है, रॉक ऑलमोस्ट। तो इसका जो स्ट्रक्चर है हमारी पृथ्वी का, आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार का है, जिसे हम लोग विभिन्न परतों में बांट के पढ़ते हैं। और इसकी जो सबसे चौड़ी परत है उसका नाम है मेंटल, क्या नाम है, मेंटल नाम है। और इसकी जो मोटाई है लगभग 3000 से भी ज्यादा किलोमीटर की है। इसे हम लोग पढ़ेंगे अपनी थ्योरी क्लास में। ये केवल हमारा एक एनिमेशन वीडियो था, जिसके कारण आपको अच्छे से सारी चीजें समझ में आती। और उसके बाद बात करें हमारी पृथ्वी की, तो पृथ्वी का बारे में आपको सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। और आज की जो क्लास रहेगी हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। चलिए चलते हैं थ्योरी क्लास में, और उसके बाद देखते हैं कि क्या क्या चीजें हमें इसमें पढ़ना है, जो कि हमारे पेपर की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, आज देखते हैं अपनी थ्योरी क्लास में हमें क्या क्या पढ़ना है, जिससे हम अपने पेपर में क्या कर सके, अच्छा परफॉर्मेंस कर सके, या फिर हमारे पेपर की दृष्टि से कैसे ये सारे प्लैनेट्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। अभी हमने बताया सौरमंडल के सारे पिंड के बारे में। हमारे सौरमंडल में ग्रह, ठीक है, हमारा जो सूर्य है इसके चारों तरफ क्या कर रहे हैं, इसके चारों तरफ जो भी प्लैनेट्स है ये चक्कर तो लगा ही रहे हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे पार्थिव ग्रह के बारे में या आंतरिक ग्रह के बारे में। इसके साथ साथ ही क्या कर रहे हैं, जो छोटे बड़े जो पत्थर हैं जिन्हें हम लोग एस्टेरॉइड्स या उल्कापिंड कहते हैं, इसके साथ ये भी चक्कर लगा रहे हैं, धूल कर चक्कर लगा रहे हैं। तो सारी चीजें हमारे सूर्य के क्या कर रही हैं, चक्कर लगा रही हैं। सारी चीजें चक्कर लगा रही है अपनी अपनी कक्षा में। तो बात करते हैं सौरमंडल के जो पिंड है। तो देखो, अंतरराष्ट्रीय एक खगोलीय संस्था है जिसका नाम इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन है। ये संस्था आपको बार बार मिलेगी जब तक आप लोग ज्योग्राफी पढ़ोगे। IAU आपको बार बार मिलेगा, IAU बार बार मिलेगा, जिसका मतलब क्या होता है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन होता है। इसे शॉर्टकट में हम लोग IAU जानते हैं। जिसकी स्थापना कब होती है, जिसकी जो स्थापना है वो होती है 1919 में। कब होती है, 1919 में। इसका हेडक्वार्टर स्टार्टिंग में इंग्लैंड में था, लेकिन बाद में इसका जो हेडक्वार्टर है अब कहाँ पर है, अब ये है पेरिस में। कहाँ पर है, पेरिस में है। पेरिस कहाँ पर है, फ्रांस में है। तो इसका जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है, वो पेरिस के फ्रांस में। इसका काम क्या है, इसका जो काम है आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ, अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ। खगोल का मतलब होता है जो हमारे ब्रह्मांड है, हमारा जो ब्रह्मांड है उससे संबंधित जितने भी कार्य किए जाते हैं, जितना भी सर्टिफिकेशन दिया जाता है, जितने भी रिसर्च होती हैं, वो सबका जो ऑथेंटिकेशन है वो प्रमाणित कौन करता है, यही करती है। इसका काम है कि हमारे यूनिवर्स में जो भी चीजें हो रही हैं उसको एक अगर ऑथेंटिकेशन देना है तो सबसे पहले ये संस्था क्या करती है, उसको ऑथेंटिकेशन देती है। वही क्या करती है, प्रमाणित करती है। और ये बहुत सारे देशों, इसमें बहुत सारे देश क्या है, शामिल है। और सारे देश क्या करते हैं, यही सारे देश वेरीफाइड करते हैं। अगर आप कुछ भी चीजें क्या करते हो, खोजते हो, या फिर ब्रह्मांड में हमारे सोलर सिस्टम में कुछ भी चीजों का क्या करना है, नामकरण करना है, तो वो क्या करती है, यही संस्था करती है। तो ये संस्था आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है, जिसकी स्थापना 1919 में कर दी जाती है। तो देखो, एक 2006 में प्राग सम्मेलन होता है, और इस सम्मेलन में बताया गया कि हमारे सौरमंडल में जो पिंड घूम रहे हैं इनको हम लोग 3 श्रेणियों में बांट के पढ़ते हैं। कितनी श्रेणियों में, 3 श्रेणियों में बांट के पढ़ते हैं। एक श्रेणी है आपकी परंपरागत, ठीक है, एक श्रेणी आपकी परंपरागत, दूसरे है बौनाग्रह, और तीसरी आपकी कौन सी है, जो तीसरी आपकी है वो है आपकी, तीसरी हम यहाँ पर देखते हैं, एक है ग्रह, ठीक है, एक है ग्रह और एक है परंपरागत, एक है परंपरागत ग्रह और एक है बौने ग्रह। एक है परंपरागत ग्रह और एक है बौने ग्रह, ठीक है। इन्हें हम लोग 2-3 श्रेणियों में बांट के पढ़ते हैं। अब चलिए पढ़ते हैं कि परंपरागत क्या चीजें होती है। तो परंपरागत का मतलब होता है रेगुलर, परंपरागत का मतलब क्या होता है, रेगुलर। और उसके बाद बौने ग्रह, बौने ग्रह का मतलब होता है, बौना मतलब होता है छोटा, बौना मतलब होता है छोटा। तो आपको पता है कि छोटा का मतलब यहाँ पर, बौने का मतलब जो छोटा, जिनका साइज क्या होगा, छोटा होगा, इन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, बौने ग्रह बोलेंगे। परंपरागत ग्रह क्या है, जो हमारे सूर्य के चारों ओर, जो हमारे सूर्य के चारों ओर क्या कर रहे हैं, रेगुलर तरीके से अपनी कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं। जैसा हमारे जैसे पृथ्वी है, ये क्या कर रही है, रेगुलर क्या कर रही है, सूर्य के चारों ओर
चक्कर लगा रही है। किधर से किधर की ओर चक्कर लगा रही है? तो पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगा रही है पृथ्वी हमारी। किसका चक्कर लगा रही है? सूर्य का चक्कर लगा रही है। सूर्य का चक्कर लगा रही है, ये परंपरागत रेगुलर तरीके से चक्कर लगा रही है। तो जो प्लैनेट्स है या पिंड है हमारे सूर्य का क्या करेगा? इसी तरीके से एक निश्चित दिशा में रेगुलर चक्कर लगाएगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? उसे हम लोग रखेंगे परंपरागत ग्रह की श्रेणी में। ऐसा कौन कौन सा प्लैनेट करता है? तो ऐसा बात करें तो ऐसा जो प्लैनेट कौन कौन सा प्लैनेट करता है, तो ये हमारा जो बुध है ये भी क्या करता है? एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाता है। शुक्र भी लगाता है, पृथ्वी भी, मंगल भी लगाता है, बृहस्पति भी लगाता है, शनि भी, अरुण और वरुण। इस तरीके से कितने प्लैनेट्स हो जाते हैं? 8 ग्रह क्या करते हैं? रेगुलर तरीके से हमारे सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और बात करें बौने ग्रह की, तो बौना जो हमारा ग्रह है प्लूटो है, चेरॉन है, सेरेस है, ठीक है, और यूबी 3131 है, ये सारे हमारे क्या है? बौने ग्रह हैं। क्या है? बौने ग्रह हैं, जो क्या करते हैं? जो रेगुलर तरीके से सूर्य के कक्षा में चक्कर नहीं लगाते हैं। और ये इनका जो आकार है ये भी तो ठीक नहीं है, इसका जो आकार है वो भी बहुत छोटा है। और बात करें सूर्य का जो चक्कर है ये एक निश्चित कक्षा में नहीं लगाते हैं, ये कहीं कभी दूसरे, यहाँ सपोज दैट यहाँ पर कोई दूसरा प्लेनेट है तो कभी इसकी कक्षा में आ जाते हैं, कभी अपनी कक्षा में चक्कर लगाने लगते हैं। तो इसलिए ये क्या है? इन्हें बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। इन्हें बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है, इन्हें ग्रह की श्रेणी में नहीं रखा गया है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। चलिए चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पे और देखते हैं हमारे जो ग्रह हैं, जो ग्रह है उन्हें ग्रह की उपाधि कब दिया जाता है? कोई भी जो पिंड होता है, कोई भी सूर्य के चारों ओर तो बहुत सारे क्या कर रहे हैं? हमारे सूर्य के चारों ओर तो बहुत सारे पत्थर चक्कर लगा रहे हैं। हमारा जो ग्रह है वो एक प्रकार के बड़े पत्थर ही है, बड़े आकार के। एक क्या है? पिंड है, पत्थर है। इन्हीं पिंड में आपका जो मरकरी है, वीनस है, अर्थ है और भी एस्टेरॉइड्स हैं, उन्हें क्यों ग्रह की उपाधि नहीं दिया गया? एस्टेरॉइड की संख्या तो बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो चलिए पढ़ते कुछ, यहाँ पर कुछ कंडीशन होती है। IAU के अनुसार इन्होंने कुछ गाइडलाइंस दिया, स्टैंडर्ड इन्होंने कुछ क्या किया? मानक सेट किया है, मानक सेट किया है। इस मानक को यदि कोई भी पत्थर या पिंड क्या करता है? पूरा करता है तो उसे ग्रह की उपाधि दे दिया जाता है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या मानक है। तो देखो पहला जो मानक है वो सूर्य का चक्कर लगाता हो। कोई भी अगर हमारे सोलर सिस्टम का कोई भी जो पिंड है अगर ये सूर्य का चक्कर लगाता है, चक्कर का मतलब को कक्षा में नाचता हो, ठीक है। अब चलिए ठीक है, ये चीजें तो जितने भी उल्का पिंड है वो क्या कर रहे हैं? जो भी उल्का पिंड है ये सभी सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं। तो पहला मानक आपने पूरा कर लिया, ठीक है। दूसरे मानक की बात करें तो उसमें पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण बल हो जिससे वह गोल स्वरूप ग्रहण कर सके। अगर किसी भी बॉडी में अगर गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशन फोर्स है तो वो उसका जो आकार होगा वो गोलाकार होगा। लेकिन इसमें से कुछ जो उल्का पिंड हैं वो क्या करते हैं? उनका जो आकार है गोलाकार नहीं है, गोलाकार नहीं है। यहाँ तक जो प्लूटो है इसका भी आकार पूर्ण तरीके से गोलाकार नहीं है, ठीक है। तो जो आपके उल्का पिंड है ये वाली शर्त पूरा नहीं कर पाते हैं, ठीक है। इसलिए उनको ये एक शर्त ये नहीं पूरा कर पाए। अगली शर्त की बात करें कि उसके आसपास का जो क्षेत्र हो साफ हो, उसके आसपास का जो खगोलीय पिंड है वो भीड़ भाड़ ना हो। इसका मतलब ये बताया जा रहा है कि जो आपके उल्का पिंड है इसके चारों तरफ क्या है? बहुत सारे पिंड है, बहुत सारे पत्थर चक्कर लगा रहे हैं, तो ये भीड़ भाड़ नहीं होनी चाहिए। तो अगर ये भी कंडीशन अगर नहीं फॉलो कर रहा है तो वो भी ग्रह नहीं होगा। जैसे हमारा अर्थ है, हमारा अर्थ है, हमारे अर्थ के चारों ओर केवल एक बड़ा पिंड है जिसे हम लोग चंद्रमा कहते हैं। इतना भीड़ नहीं लगी है कि चारों तरफ चंद्रमा ही चंद्रमा है, ठीक है। तो ऐसी भीड़ ना हो, ऐसी भीड़ ना हो तो वो क्या माना जाएगा? ग्रह माना जाएगा। तीसरी अगर बात करें कि ग्रहों की उपयुक्त परिभाषा IUU की प्राक सम्मेलन अगस्त 2006 में दी गई थी। इस जो कंडीशन मानक दिया गया वो 2006 में ही दिया गया और इस कंडीशन के अंतर्गत जितने भी पिंड आते हैं उन्हें ग्रह की उपाधि दिया गया और जो भी इस कंडीशन को फॉलो नहीं करते थे उन्हें उनसे ग्रह की उपाधि को छीन लिया गया, ठीक है। और उसके बाद बात करें कि जो जिस समय ये सम्मेलन किया गया था इसके पहले हमारे सौरमंडल में 9 ग्रह थे। कितने ग्रह थे? 9 ग्रह थे। और बात करें 9 ग्रह थे, लेकिन जब ये सम्मेलन 2006 में होता है, IAU जब ये सम्मेलन करता है 2006 में, तो एक जो ग्रह बौना ग्रह हमारा प्लूटो इस सारी कंडीशन को फॉलो नहीं करता है, ठीक है। उसका पहली बार तो उसमें गुरुत्वाकर्षण उतना नहीं होता है, वह सूर्य के परिक्रमा करता था लेकिन क्या करता था? दूसरे की कक्षा में चला जाता था, वरुण की कक्षा में घुस जाता था। और इसके साथ ही उसका जो आकार था, इसका जो आकार था वो भी काफी क्या था? छोटा था। हमारा जो मरकरी है उससे भी छोटा था। और बात करें हमारा जो एक सबसे बड़ा उल्का पिंड सेरेस है इससे भी छोटा था, इसके बराबर लगभग था और इसका आकार गोलाकार नहीं था। इसलिए जो प्लूटो है इसकी क्या कर दिया जाता है? ग्रह की उपाधि छीन लिया जाता है।
जो IAU है वो क्या करता है, इससे ग्रह की उपाधि छीन लेता है, जिससे हमारे सौरमंडल में ग्रह की जो संख्या है 9 से घटकर कितनी हो जाती है, 8 हो जाती है। और इसे बौने ग्रह की श्रेणी में रख दिया जाता है। प्लूटो को बौने ग्रह, छोटे ग्रह की, छोटे कद के ग्रह की श्रेणी में रख दिया जाता है। तो आपसे पूछा जाता है कि प्लूटो का जो ग्रह की उपाधि कब छीना गया, किसने छीना, ठीक है, और हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं, ग्रह होने के लिए क्या मानक है, और ये जो मानक है कौन सेट करता है, ये सारी चीजें आपसे एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो सारे पॉइंट जो है काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे और उसके बाद देखते हैं और क्या चीजें हैं। तो जो ग्रह है, हमें बेसिकली जो ग्रह है इन्हें 2 भागों में बांट के पढ़ना है। कितने भागों में, 2 भागों में। आपको पता है ये हमारा क्या है, ये हमारा सन है और इसके साथ ही 8 प्लेनेट लगे हुए हैं, 4, 5, 6, 7 और 8 प्लेनेट लगे हुए हैं। जो 4 प्लेनेट हैं, इसके बाद आपको क्या मिलेगा, इसके बाद आपको एक उल्का पिंड, एस्टेरॉइड्स की बेल्ट मिलेगी। क्या मिलेगी, एस्टेरॉइड्स की बेल्ट मिलेगी, जिसमें बहुत सारे पत्थर क्या कर रहे हैं, एक ग्रुप में, एक समूह में चक्कर लगा रहे हैं। तो इसके अंदर के जो प्लेनेट हैं इन्हें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग प्लेनेट को 2 भागों में विभाजित करके पढ़ते हैं। एस्टेरॉइड्स बेल्ट के जो बाहर के प्लेनेट्स हैं इन्हें हम लोग एक्सो प्लेनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सो प्लेनेट बोलते हैं, एक्सो प्लेनेट। और उसके बाद जो एस्टेरॉइड्स बेल्ट के अंदर के प्लेनेट्स हैं इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, इन्हें हम लोग बोलते हैं टेरेस्ट्रियल प्लेनेट, इनर प्लेनेट, ठीक है। इन्हें हम लोग इनर प्लेनेट बोलते हैं, इनर प्लेनेट बोलते हैं, आंतरिक ग्रह बोलते हैं। तो जो आपके आंतरिक ग्रह हैं और जो बाह्य ग्रह हैं, इनको क्यों बांटा गया, विशेषता इनको क्यों बांटा गया, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो देखो इनके जो बनावट है, इसमें जो तत्व पाया जाता है, इसके आधार पर इसमें जो इनकी जो बनावट है, इसमें जो बनावट है, जो इसमें तत्व पाया जा रहा है, इसमें जो मैटर उपस्थित है, तत्व उपस्थित है, पदार्थ उपस्थित है, इनके आधार पर इनको बांटा गया है, ठीक है। इसके आधार पर इनको बांटा गया है कि जो आंतरिक ग्रह हैं ये बेसिकली मेटलिक हैं। क्या हैं, मेटलिक हैं, मतलब धातुओं से मिलके बने हैं। और बाकी जो आपके ये ग्रह हैं, ये आपके जो ग्रह हैं वो आपके गैसीय ग्रह हैं। क्या है, गैसीय ग्रह हैं, ठीक है। तो इन आधार पर इनको क्या कर दिया गया, बांट दिया गया है। जो इनर प्लेनेट है वो आपके मेटलिक प्लेनेट है, मतलब ये जो मिलके बने हैं वो धातुओं से मिलके बने हैं। और उसके बाद जो आपके बाह्य ग्रह हैं वो गैसीय ग्रह हैं, जिसके कारण इनका जो घनत्व होता है वो ज्यादा होता है। जो बुध, शुक्र और पृथ्वी, मंगल है, इनका घनत्व ज्यादा होता है, और जो बाहरी ग्रह हैं उनका जो घनत्व होता है कम होता है। चलिए बात करते हैं कि जो पहला है पार्थिव ग्रह, इन्हें आंतरिक ग्रह के नाम से भी जानते हैं हम लोग। और पार्थिव ग्रह की बात करें तो कौन कौन से पार्थिव ग्रह हैं, तो बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है और मंगल है। आपसे नाम पूछा जाएगा निम्न में से कौन सा आंतरिक या पार्थिव ग्रह है, कौन सा बाह्य ग्रह है। तो नाम आपको पता होना चाहिए कि जो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल है ये हमारे पार्थिव ग्रह हैं, ठीक है। और उसके बाद बात करें, इसके बाद जो प्लैनेट्स हैं इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, बृहस्पति ग्रह या बाह्य ग्रह, जिन्हें हम लोग बोलते हैं जोवियन या आउटर प्लैनेट बोलते हैं, एक्सो प्लैनेट बोलते हैं, जिसमें आपका बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वरुण है, ठीक है। और बृहस्पति जो ग्रह, जुपिटर वगैरह, ये सब आपके आउटर प्लैनेट्स हैं। और बात करें मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र एवं शनि, इन 5 ग्रहों को नंगी आंखों से देखा जा सकता है, मतलब नग्न आंखों से देखा जा सकता है। किसे, मंगल को, बुध को, बृहस्पति को, शुक्र को, शनि को। अब कहते हो सर जी कि अब मंगल को कभी देखे नहीं है, तो देखो जो भी प्लैनेट्स काफी दूर हैं उन्हें टेलीस्कोप के माध्यम से देखते हैं। और बात करें हमारे जो जैसे शुक्र है, ये सब प्लैनेट्स हमें दिखाई पड़ते हैं, लेकिन हमारे पृथ्वी का जो वातावरण या वायुमंडल इतना सफा नहीं है जिसे हम अपनी नग्न आंखों से देख सके। इसके लिए आपको जाना पड़ेगा एक ऐसे जगह पर जहां वातावरण काफी क्लीन हो, ठीक है, तो आप उसे देख सकते हो। हालांकि शुक्र को आप लोग सुबह उठ के देख सकते हो। ये पूर्व दिशा में क्या होता है, सबसे ज्यादा चमकने वाला जो तारा दिखे आपको समझ लेना वही क्या है, शुक्र है, ठीक है, वही क्या है, शुक्र है। इसी तरीके से आप शनि को भी देख सकते हो और बृहस्पति, बुध, मंगल को भी देख सकते हो। बात करते हैं इसके आकार के अनुसार के, तो सबसे बड़ा आकार जो है वो बृहस्पति का है। किसका है, जो आपके बाह्य ग्रह हैं, बाह्य ग्रह जिन्हें गैसीय ग्रह कहते हैं, वही क्या सबसे बड़े आकार के हैं। तो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण ये सबसे बड़े ग्रह हैं। और सबसे छोटे की बात करें तो ये जो बुध है ये सबसे छोटा ग्रह है, ये सबसे क्या है, छोटा ग्रह है। और बात करते हैं घनत्व के अनुसार, तो अभी हमने बताया जो बाह्य ग्रह है उनका घनत्व बहुत कम है, और जो आंतरिक ग्रह है उनका घनत्व क्या बहुत ज्यादा है। और आपके और कौन बच रहे हैं, पृथ्वी और बुध बच रहे हैं, पृथ्वी और बुध बच रहे हैं। तो बुध का घनत्व सबसे ज्यादा है। सबसे कम की बात करें तो शनि का घनत्व सबसे कम है। तो ठीक है, आज की जो क्लास है हम लोग यहीं तक,
आज की जो क्लास है हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वीनस ग्रह के बारे में, पृथ्वी के बारे में और मंगल के बारे में। ठीक है, तो आज की जो क्लास है हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास आपको अगर अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिए और इसी तरीके के एनिमेशन वीडियो के साथ पढ़ें। इसमें हमने आपको क्या किया, इसमें हमने आपको अच्छे से एनिमेशन से समझाया, नहीं तो अभी हम आंतरिक ग्रह सारे समाप्त कर लेते, लेकिन मैं सोचता हूँ कि आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आए, क्योंकि आप लोगों ने केवल किताब में पढ़ा है, देखा नहीं है। इसलिए हमने क्या किया, अपनी क्लास के जो थंबनेल पे लिखते हैं कि विद एनिमेशन, तो यहाँ पर हम आपको क्या करेंगे, पढ़ाने के साथ साथ दिखाएंगे भी कि जो मंगल ग्रह है कैसे वर्क करता है, कैसे सूर्य के चारों ओर घूमता है, कैसे इसका इंटरनल जो है परत है वो किस प्रकार से बनी हुई है। तो ये जो एनिमेशन के साथ क्लास है वो आपको किसी भी प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलेगी। इसके लिए बहुत ही हम लोग क्या कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। तो आप लोग मेहनत को थोड़ा सा हम लोगों को मेहनत को समझिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, क्योंकि बहुत से लोग वीडियो को देखते तो हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिए। इसकी ये जो क्लास है कंटिन्यू आगे ऐसे आप लोगों को मिलती रहेगी। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।